देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं 10 सेकंड की। यह मुल्क आस्था का मुल्क है, निष्ठा का मुल्क है, संवेदनाओं का मुल्क है, समर्पण का मुल्क है। और कविताएं कभी भी ना कांग्रेस होती हैं, ना भाजपा होती हैं, ना बसपा होती हैं, ना सपा होती हैं। कविताएं संस्कृति होती है। कवि सम्मेलन संस्कृति होता है, कवि सम्मेलन संस्कार होता है, कवि सम्मेलन परंपरा होता है, कवि सम्मेलन निष्ठा होता है, कंपरा देश की धड़कन होता है। एक बाप बेटे जा रहे थे किसी रास्ते पर, आदरणीय आप किनकी तलाश में? नहीं आए अभी। अच्छा, कैमरामैन है? हाँ। नहीं, कैमरामैन तो नहीं है। चलिए बैठ जाइए। एक बाप बेटे, एक छोटी सी 10 सेकंड की बात सुन लीजिए, फिर कविता शुरू करता हूं। बाप बेटे जा रहे थे किसी रास्ते पे, अचानक उन्होंने देखा कि सामने बाढ़ का पानी है, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। दोनों घबरा गए कि कैसे पार करेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी बाजू पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने छूटते ही कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझ जाओ तो साफ तालियां उठाना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब मेरा हाथ। मैं प्रताप भाई ने जहां से कविता छोड़ी है वहां से शुरू करता हूं, वहीं से शुरू करता हूं। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। मैं अक्सर गाता हूं, मैंने एक ही कविता बिना गाए लिखी है। जब मुझे बहुत गुस्सा होता है तो मैं गाना भूल जाता हूं। मैंने जो सबसे गुस्से में कविता लिखी है वो मैं आपको सुनाता हूं। 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस तेवर को सुनने को तैयार हैं कि नहीं। प्रताप फौजदार ने जहां छोड़ा है, मैं प्रताप फौजदार को सुनता हूं तो मुझे 2 बातें याद आती है, पता नहीं क्यों। यह आगरा रहता है, वहां एक अस्पताल है। अच्छा, इसने जो शुरू में पढ़ा वो था जो इलाज से पहले ये था। और जो इसने बाद में पढ़ा वो इलाज के बाद ठीक होके पढ़ा उसने। लेकिन वो एक चेतना का भी कवि है, हास्य का भी कवि है, मुस्कुराहटों का भी कवि है, और वो इस समय बहुत लोकप्रिय भी है। उसके बाद मैं ही पढ़ सकता था, क्योंकि ना अक्ल उसमें ना मुझ में। 2 लाइन तय करेंगे साहब, मैं देखना चाहता हूं आप इस तेवर को किस रूप में स्वीकारेंगे। ये 2 लाइन आप तक पहुंच गई और उस तेवर को आपने स्वीकार लिया। फिर मैं आपको अपने गुस्से वाली, मैंने जीवन भर गाई जाने वाली कविता लिखी है, केवल एक कविता ऐसी लिखी है जिसको मैं गाता नहीं हूं, क्योंकि बहुत गुस्सा किसी को हो तो गुस्सा गाया नहीं जाता, गुस्सा गाया जा ही नहीं सकता। बहुत क्रोध में आप केवल आवाज निकाल सकते हैं, उसको संगीत नहीं दे सकते। ऐसा मैंने मान के कविता लिखी है। सुनिए, 2 लाइन आपसे तय कराएंगे। स्वागत जो रोज हो रहा है। देखिए मोदी जी की, मैं ये तो मान लिया मैंने, चलो बहुत ताकतवर होंगे। एक सबूत तो है ताकतवर होने का, एक सबूत 68 सालों से हिंदुस्तान में नेताओं ने वोट नोट बांटपंट की ली। नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली। पहला मर्द है जिसने नोट छीने और वोट ली। नोट छीने, बस यही नहीं पता क्यों छीने, पता भी उनको भी नहीं है। वो तो रिजर्व बैंक को भी नहीं है। वो तो अगर छीन देते तो छीन लिए, बाद में सोचते रहेंगे क्यों छीन। 2 लाइन पढ़ता हूं साहब, मैंने इसलिए लिखी गुस्से में कविता। माना मोदी जी सारी समस्याओं का हल कर दें, समृद्धि ला दें, पेट्रोल को 20 रुपए लीटर कर दें, भूख खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, बिजली मिलने लगे। अगर कश्मीर से रोज बेटे तिरंगे में लिपट कर आते रहे तो देश मोदी को भी माफ नहीं करेगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं। बढ़िया बात, सच्ची बात है। वो एक ऐसा दर्द है, वो कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है, वो देश की अस्मिता का प्रश्न है, वो हिंदुस्तान की मान मर्यादा का प्रश्न है। वो एक मुल्क से, एक हमारा
छद्म युद्ध है जिसमें हमको सफल होने की कोशिश करनी है। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं, बस आपका उस तेवर मुझे पता चल जाएगा तो यही कविता पढ़ूंगा, और मुझे लगा इस तेवर को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं दूसरी कविता गाई जाने वाली पढ़ दूंगा, जिनमें तालियां बजवाने का मुझे बहुत तरीका आता है। इस हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ कैसे बनाए जाते हैं, ये काम जिन कवियों ने किया उनमें से मैं भी एक हूं। अभी आप 2 लाइन सुनिएगा। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते। प्रताप ने कह दिया कि केवल जिनके हाथ पाक का झंडा, समस्या इतनी भर नहीं है, होना क्या चाहिए था मुझसे सुनिए। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। आप यही तेवर सुनना चाहते हैं साहब? वाह। अगर यही तेवर सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां और जोर से बजाइएगा फिर। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने सुरेश अवस्थी जी से पूछा, सुरेश अवस्थी मेरी छोटी उम्र के बड़े भाई हैं, मैंने कई बार प्रज्ञा और ओज में उनको अपने से मैं ज्यादा मेधा में बड़ा महसूस किया है। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ने ले जाके क्या किया होगा? बड़ा जवाब दिया सुरेश अवस्थी ने, उसने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है। 1971 में बांग्लादेश के समय किसी मुल्क के त्राण में 1000 लोगों ने बंदूक डाल दी हो, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। उसकी फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। मैं 10 सेकंड और मांगता हूं साहब, मुझे इतना क्रोध क्यों आया, क्यों लिखी मैंने क्रोध में कविता। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं तेरा शाम तक का खाना पिंजरे में रख दे रहा हूं और मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तू खाना खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे साहब? मैं अपना बढ़ाऊं तो इसका कम मत कीजिए प्लीज, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दें। अंग्रेजी में बोलूं क्या, इतनी आती है मुझे, प्लीज थोड़ा सा इसका वॉल्यूम, थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अब मुझे नहीं पता सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, अभी बढ़ाया नहीं है उन्होंने, प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ ठीक, थैंक यू। पिंजरे में पालतू तोता था। एक दिन मालिक ने कहा, खाना रख दिया, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, उनको मेरी राम राम बोल देना बस। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, भाई मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहां कोई गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तो उसको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु यार, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना साहब, जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। और ये कहानी मैंने केवल इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कभी अनंतनाग में मरता है और कश्मीर में रोज मरता है। तब कविता सुनिएगा, मैं अब बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा, अब शुद्ध कविता सुन लीजिएगा। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति आपका मन मांगती है, जानना चाहता हूं मेरे साथ आपका विचार कितना मिलता है। बार
बीमारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। अच्छा। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया हुजूर, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी चले गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने बिना बुलाए। मैंने मालूम कराया साहब क्या मजबूरी थी आपकी? बोले मैं शांति लेने गया था। मैंने कहा ले आए। वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए थे, करगिल लेके आए थे। आप चाय पीने बिना बुलाए गए, पठानकोट लेके आए। और 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर चला जाए बिना बुलाए, तो कभी गांव का वो कभी जो देहात में पैदा हुआ झोंपड़ी में रहता है, वो क्या सोचेगा, कैसे लिखेगा? मैं ग्रामीण उपमाएं उठा के लाया हूं सुनना। जब 125 करोड़ का नेता अविश्वसनीय 20 करोड़ के नेता के घर जाएगा तो कैसा लगेगा? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मेरा भाव समझ जाओ तो तालियां उठाना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर 68 साल के रिश्तों पर एक लाइन गा रहा हूं। एक लाइन में निबंध लिखता हूं भारत पाकिस्तान के 68 साल के रिश्ते क्या हैं। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं एक विचार गा रहा हूं। पार्लियामेंट के डायरेक्टर बैठे, मैं उनके सामने पढ़ रहा हूं। मनोज तिवारी जी यहां होते, मैं उनके सामने भी पढ़ता। मैंने 39 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है। 39 साल में कानून का अध्यापक रहा हूं, लेकिन यह भाषा नहीं बोला। आप देखिए, जब आदमी बहुत बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है, मैं भी हो गया था, बहुत बीमारी में आदमी के मुंह से मालूम है क्या निकलता है? हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर दे। ऐसे निकलता है ना। बहुत बीमार हो जाए और आपको लगता है कि आप जिंदा नहीं बचेंगे, तो आप सोचते हैं कि हे भगवान, तू या तो मुझे उठा या मुझे बचा। मैं इसी भाव पर खड़ा होकर एक विचार कर रहा हूं। आप कम जरूर हैं, लेकिन आपने हौसले और हिम्मत से मेरे विचार को समर्थन दिया, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के विचार गाने की कोशिश करूंगा। जिस भी दिन मिल जाएंगे सामने, सबसे पहले यही गाऊंगा। आपका समर्थन चाहता हूं। आपको लगे कि ये कहने की, रोज तिरंगे में लिपटे हुए बेटे देखेंगे तो क्या सोचेगा आदमी? वही सोचेगा जो बहुत बीमार सोचता है। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। जोश में समर्थन करो तो जोश में करना, मेरा विचार ठीक ना लगे तो चुप रह जाना। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों, अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो, कश्मीर को दान करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से?
आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। मैं मौजूदा सरकार के सामने सीना तान के गाता हूं, साहब मेरा सवाल ठीक लगे तो जवाब मेरे समर्थन में करना। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने लाइनें लिखी मैं खुद रो पड़ा। काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। पमार साहब, ये मेरी गलत फहमी है कि मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला भारत सरकार ने इसलिए किया कि उनको मेरे गुस्से की 2 लाइनें सुननी पड़ी। मैंने पहले कह दिया ये मेरी गलत फहमी है, लेकिन ऐसी गलत फहमी पालने मेरा कुछ जाता नहीं है। 17 सितंबर को, अब से 1 साल पहले, उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। आपको याद होगी घटना, हमारे कैंप पर हमला हुआ था सेना के और 17 सैनिक मार दिए गए थे। भारत सरकार ने 6 दिन तक कोई फैसला नहीं किया। मैं उम्मीद करता था कि कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन होगा, नहीं हुआ रिएक्शन। तब मैंने 2 लाइन लिखी, ये मेरे जीवन का सर्वाधिक क्रोध है। और आपको लगे कि कवि को यह क्रोध करने का हक है तो मैं आपका समर्थन मांगता हूं। मैं किस हद तक क्रोध कर बैठा था शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कवि पढ़ा लिखा माना जाता है जो कितना क्रोध कर सकता है। मैं अपने क्रोध की सीमा बता रहा हूं, और अगर आपकी इस क्रोध पर मोहर लग गई तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। मैं डरता तो किसी से हूं ही नहीं, किसी से नहीं डरता। हम दिल्ली की खामोशी पर 17 सैनिक मरे पड़े थे उरी में और फैसला नहीं कर रहे थे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो। क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। और इस साल की मुझे अपनी सबसे अच्छी लाइन लगती है, आप सब समझ जाओगे, पहुंचाता हूं आप। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। ये गांधी के गाल नहीं है, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, और जोश मांगता हूं, एक छंद पढ़ता हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा आप भी बहुत जोश में सुने, जोश में प्रतिक्रिया दें। जब चौराहों, हम आतंकवादी को मारेंगे तो आप उसके लिए जल से निकालोगे? पाकिस्तान ब्लैक डे मनाएगा, उस आतंकवादी के नाम पे अपनी रेलों का नाम लिखेगा? तब पढ़ता हूं, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कच्छ भारत के नारे हो, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी घेर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। हमारे श्रद्धेय महेश चंद्र शर्मा जी कवियों को बहुत प्यार करते हैं, कविता को बहुत प्यार करते हैं, कवियों के संरक्षक जैसे हैं। हम सब कवि उनके सानिध्य में, उनके ये आपका बहुत, मैं आपके चरण छूता हूं, मैं चरण छूता हूं, हम उनके पैर छूते हैं। हम सब कवियों के संरक्षक हैं, कविता को प्यार करते हैं, कवियों को प्यार करते हैं, कविता के संस्कार को प्यार करते हैं। जब मेयर थे तब से अब तक वो कविता के लिए, कविता के संस्कार के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमारे श्रद्धेय महेश चंद्र शर्मा जी वो सब करते रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं।
बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। ये इतिहास की सच्चाइयां हैं। बर्मा तक ने घुसपैठ की है भारत में। हालांकि पता अब ये चला कि ये लोग थे जो आजकल चर्चा का विषय है। और एक चैनल अभी भी, जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकते हैं, तो एक चैनल एक साल का बच्चा उठा लाया उनका, एक साल का बच्चा उनके कैंप से, और दिखा रहा है कि ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है क्या? ये नहीं है, इनके मां बाप हैं। किसको बहकाना चाहते हो तुम? कोई जो हथियार उस मुल्क में उठा चुका, जिस मुल्क में वो रहता था, वहां भी वो शरणार्थी था। अगर वो वहां हथियार उठा सकता है तो उनको जब आवश्यकता पड़ेगी वो कहीं भी हथियार उठाएगा। हथियार उठाना एक मानसिकता होती है, और जिनकी मानसिकता होती है उनका जवाब यही है कि हमारे देश घुसपैठियों के लिए धर्मशाला नहीं है, हमारे देश में घुसपैठी नहीं रहने चाहिए। सरकार क्या फैसला करती है मैं नहीं जानता। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी, और जोश मांगता हूं, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। राहतदा, आपको सौंपता हूं मेरी पूरी कविता की सर्वाधिक श्रेष्ठ पंक्तियां। ये मैं लिख के खुद इतराया कि मैंने शायद कुछ ठीक सा लिख दिया है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर उठा संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के, समाप्त करता हूं कविता, अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। बहुत अच्छे। राजा कायर हो तो, अरे हमारे साथ बैठे, लोग समझेंगे जातिवाद के चक्कर में आ गए। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। अंतिम पंक्तियां सुनना, जोश में सुनना। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सब अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है? धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। बहुत अच्छे भाई साहब। अवस्थी जी का मन है कि करगिल वाली कविता, देखिए मैं चाहूंगा कि शहीदों को समर्पित एक बहुत श्रेष्ठ कविता है। प्रवीण, मैं आज्ञा चाहता हूं, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको उतनी छोटी कर दूंगा जितनी करगिल है। मैं मोदी जी पर एक कविता सुना दूं, 5-7 मिनट लगेंगे। क्यों? स्वागत सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए जी। मेरे लिए आए हुए ना, तो ये बात पहले से क्यों नहीं कही थी जब ये ज्यादा लंबा लंबा सुना रहे थे? ये तो मुझे पता था, क्योंकि जो राहत जी के लिए आए थे वो तो गए, लेकिन हम सब राहत, देखिए आप मुझे पता नहीं किसके लिए आए। अगर राहत जी किसी कवि सम्मेलन में होते हैं तो मैं राहत जी के लिए आता हूं। और मैं ये मानता हूं कि राहत जी अब जनता से ज्यादा हम कवियों के शायर हैं, हमको ज्यादा पसंद आते हैं वो, हमको सीखना मिलता है उनसे। मैं तो उर्दू सीखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि राहत साहब जैसे, वसीम बरेलवी साहब जैसे शायरों को समझने की ठीक से तहजीब आ जाए। उन्होंने जितनी बड़ी तहजीब जहां प्राप्त कर ली। अच्छा, हम ये बता ही दिया था, हम ठहरे जाट लोग, हमारा डीएनए कोई पढ़ा लिखाओं का थोड़ा ही है। अभी पवार साहब एक किताब ला में, वो मुझे किताब लेके आए हैं, पवारों का इतिहास, यही है ना? मतलब वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सचमुच ज्ञानवान हैं। अच्छा, ज्ञानवान तो हो, इसमें क्या राय है? इसका सबूत तो आपने हरियाणा में दे ही दिया। माफ करना, मैं डरता नहीं हूं सच बोलने से। एक कौम आरक्षण मांग रही है ये कह के कि हम बहुत कमजोर हैं, और कमजोरी का सबूत क्या देते हैं
बस जला देते हैं, अपने बच्चों को गोली लगवा लेते हैं, संपत्ति को नष्ट कर देते हैं और सीना तान के भाषण देते हैं, हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि सब अंदाजा हमें है, आप कमजोर नहीं हो। संरक्षण देने वाली कौम जब आरक्षण मांगने लगे तो आपका पतन हुआ है, उत्थान नहीं हुआ। उत्थान नहीं हुआ। मुझे गाली देते हैं जाट लोग, जाट महासभा गाली देती है मुझको, ये बोलता रहता है, ये बोलता रहता है, ये बोलता रहता है। राजनीति के चक्कर में आके अगर हरियाणा में जाट गरीब है तो फिर अमीर कोई नहीं है। अच्छा, मुझे कहने में है जाता क्या है? कभी सम्मेलन या तो दैनिक जागरण कराता है, या अग्रवाल कराते हैं, या जैनी कराते हैं। जाट कब सम्मेलन तो कराते नहीं, मेरा क्या नुकसान कर लेंगे। आज सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इसलिए आज बोल रहा हूं कि एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो मुझको इस बात पर मुझसे नाराज रहते हैं, वहां नहीं जाता, उस सभा में नहीं जाता, वहां जाट सभा में नहीं गया, वहां जाटों की पंचायत में नहीं गया। मैंने कहा नहीं जाता, जाके क्या करूं? यहां पैसे मिलते हैं, वहां उल्टे मांगते हैं। उल्टे मांग। हाँ भाई, आप विश्वास कीजिए, मैं टिकैत के आंदोलन में रहा 1 महीना। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन का हिस्सा था मैं, तो मैं उनको पैसे भी देता था। उन्होंने घोषणा भी कर दी, हरिओम ने हमें इतने पैसे दिए। तो मुझे कई गांवों के जो चौधरी प्रधान थे फोन करने लगे, भाई वहां तेने 21,000 दिए थे, हमें 5,000 ही दे दियो, आजा। और कविता सुना जा। हाँ, ऐसी करते। एक कविता मैं मोदी जी पर सुनाता हूं, मैंने इससे आपको अलग करने की कोशिश की। देखिए, मेरी आज भी मान्यता है, कविताएं किसी भी युग में, किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं हुई। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गईं। एक साथ चल नहीं सकता। मैंने 40 साल पहले जब कलम उठाई, यह तय कर लिया था मैं सरकारों का समर्थन नहीं करूंगा। मैंने जीवन भर किया ही नहीं। एक कविता मैंने गलती से लिख दी। जब वाजपेयी साहब ने परमाणु विस्फोट किए तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने परमाणु विस्फोट के समर्थन में कविता लिख मारी। मैं लिखते ही समझ गया था, या तो कविता मरेगी या सरकार गिरेगी। कविता बची, सरकार गिरी। और मेरा ऐसे ही मन कर रहा है, प्रवीण माफ करना, मैं 8 अक्टूबर को नोटबंदी का फैसला हुआ, 8 नवंबर को मैंने 3 साल पहले कविता लिख दी थी। जिन लोगों ने वो सही बात क्लिप देखी होगी, 3 साल पहले मैंने नोटबंदी पर कविता लिखी थी, पूरे काले धन पर कविता लिखी थी। बाबा रामदेव का आंदोलन बाबा रामदेव का जो काला धन का आंदोलन था, वो आंदोलन के बाद मैंने कविता नहीं लिखी, मैंने काले धन पर कविता लिखी। उसके बाद बाबा रामदेव ने काले धन पर आंदोलन किया। कविता आधार थी उस आंदोलन का, मैंने 3 साल पहले लिख दी। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, 14 नवंबर को बाई चांस मुझे मेरी किडनी फेल हो गई। मैं अस्पताल में रहा 1 महीने, तो अखबारों में छपा, नोटबंदी से नाराज व्यापारियों ने हरिओम पंवार पर हमला किया, क्योंकि वो समझते हैं कि नोटबंदी इसने कराई है और उसमें घायल हो गया, इसलिए अस्पताल में भर्ती है। ऐसे भी होता है। मोदी जी पे कविता सुनाता हूं, एक शब्द उनके पक्ष में नहीं है और एक शब्द उनके खिलाफ नहीं है। खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी खिलाफ करने। ठीक तलवार की धार पे खड़ा होकर लिखा, इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता मैं बट जाता। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, समय की सीमाएं हैं। थोड़ी देर बाद में प्रताप फौजदार का समय हो जाएगा। नहीं, अगर मेरे बाद वो पढ़ता तो यही काम करता, वो अपने समय तक पहुंचता। कोई प्रताप फौजदार हमारा बहुत ही, देखिए सरदारों का मैं बहुत आदर करता हूँ। चाहे मेरा दोस्त प्रताप फौजदार हो, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, चाहे आदरणीय हमारे सामने बैठे हो। मैं किसी भी सिख की पगड़ी देखता हूँ, उसको गुरुद्वारा समझ के सर झुकाता हूँ। हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई में, आजादी के लिए जितनी कुर्बानी इस कौम ने दी है, इतनी कुर्बानी किसी कौम ने नहीं थी। ये इतिहास का सच है। और मैं आपको एक और सच बताता हूं, अंग्रेजों ने कानून से, अदालत से पूरी लीगल प्रोसेस पूरी करके जो मुकदमा चला के फांसी दी, वो कुल 106 थी। ऐसे तो न जाने कितने लोग फांसी पर टांग दिए, पेड़ों पर टांग दिए, लेकिन जो मुकदमे चले 106 बेटे फांसी पर टंगे, उनमें 92 बेटे सिख मां की कोख के बेटे थे। 92।
मैंने कभी एक कविता लिखी थी, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में। मैं मोदी जी पर एक कविता जल्दी से सुना देता हूं, मन से सुनिएगा। हुजूर आ जाओ, जा रहे हो? वाह बहुत अच्छा, धीरे धीरे। अब और कोई तो नहीं जाएंगे? ठीक, नहीं अब कोई जाके देखो, मैं उसको मणिपुर ले जाके मंत्री बनवाऊंगा। वो तो मुझे पहले से पता था, ऐसे जाटों को ऐसी बहकाया जाता है। सुनील भराला जी ने, मुझे पता नहीं पहली बार सुन रहे हैं कि, लेकिन मेरठ से आप आए कैसे? मुझे सुनना मेरठ से। हाँ, हमारे बहुत लाडले प्यारे नेता हैं और शायद एक प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, जो शायद पिछड़ा जी। ये क्या समय हो गया क्या? अच्छा अच्छा, मुझे लगा सब ऐसे खड़े हैं जैसे खत्म कब हो। माफी चाहता हूं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। 8-10 आप खड़े हो क्यों सुन रहे हैं? यहाँ सोफों पर जाकर खाली यहीं आ जाइए। हमारे दैनिक जागरण का अगर प्रबंध मैनेजमेंट है बड़ा ऊपर का है तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ गए तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे, फिर दोहराता हूं, चौथी पंक्ति पर ध्यान देना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह, सल्यूट करता हूं आपको साहब। मौसम खराब होने के कारण आप भले ही लोग कितने कम हो, मैं और प्रवीण शुक्ल शुरू से बात कर रहे थे, जो आए इस मौसम में सचमुच। मैं आपके सामने इधर लाल किला है, वहां एक कवि सम्मेलन होता है, मैं 25 साल आया हूं उस कवि सम्मेलन में, 25 बार। लेकिन जिस मन से प्रारंभ से लेकर अब तक, प्रवीण से लेकर अब तक, आपने प्रताप भाई तक सबको सुनाए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन दैनिक जागरण के इस एक विशेष कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। इतने कम लोगों में तो कवियों को पता ही नहीं चलता वो कहां खो गए, लेकिन आपने सबको यह एहसास कराया कि सब जमने वाले कवि। सचमुच आपका अभिवादन है। फिर से आप में अब आगे कोई भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ जल्दी जल्दी कविता सुनाऊंगा। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। बताया सुरेश अवस्थी ने। मैंने सोचा ही नहीं, कभी राजनीति मुझे आती नहीं, और इसमें कोई गर्वोक्ति नहीं है कि मैं चाहता तो वहां होता जहां 282 हैं। मांगने वाले बहुत थे, मिले टिकट को लौटाने वाला मैं था। और मैंने ये तय कर लिया था कि सत्ता का हिस्सेदार कोई कुछ भी हो सकता है, ईमानदार कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सत्ता में मेरा जीवन गाता हूं, सुनना। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। आर.एस. परमार साहब, मुझे ताकत कहां से मिलती है? मैंने ये लिख रखा है इसलिए मिलती है, सुनना। मैं आपके प्रयासों को सर झुका के
प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरे इस एहसास को भी जीना। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा, कलम मजूरी करके जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। ये मेरा अभियान, ये है मेरा प्रयाण, ये है मेरा शीर्षक कविता का। देखना चाहता हूं आपको कितना पसंद आता है। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। सत्ता बदली, मैंने वहीं से लिखना शुरू किया। भारत मां के घर में नया वसंत दिखा, जो हुआ बस वो, कुछ भी मैंने प्रशंसा में नहीं लिखा, विरोध में नहीं लिखा, जो सच हुआ वो लिखा। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, चुनावों के नतीजे, भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तारीफ नहीं है साहब, इतिहास में लिखा गया एक सुनहरी पन्ना। आपको लगे कि ये इतिहास का सुनहरी पन्ना है, तो मैं अब तक की सर्वाधिक तालियां जानना चाहता हूं, क्योंकि सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शायद एक ठीक लाइन लिखी है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने उनके साथ 15 साल चाय पिया बैठ के, 15 साल कविताएं सुनाई हैं। अपना रिश्ता मैं तय करता हूं, क्योंकि जो आदमी बहुत बड़े होते हैं उन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उनका हमसे क्या रिश्ता है, हमें खुद तय करना चाहिए हमारा उनसे क्या रिश्ता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर, मेरा रिश्ता तय करता हूं और आपका प्यार मांगता हूं इस रिश्ते पर बस, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा। थोड़ा महीन सुनना। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभ है नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। वाह वाह। और अगली पंक्ति आपको अच्छी लगेगी, प्रताप फौजदार को समर्पित करता हूं ये पंक्ति। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, महीन बात को पकड़ते हैं। और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम।
आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। बहुत अच्छे, वाह। कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के, गंगा मां के, गैया के रखवाले हैं। और 2 लाइन पढ़ रहा हूं साहब, यहां भाजपा के समर्थक भी होंगे, मैं उनकी भी तालियां बजवा लूंगा और उनके खिलाफ बोल रहा हूं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के, गंगा मां के, गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको, चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। 1975 में जब मैं LLM कर रहा था, मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं जेपी आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने मीसा भोगा है 1975 में। जेपी आंदोलन की कोख से 2 चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पंवार दैनिक जागरण के आमंत्रण पर आपके सामने कविता सुना रहा है। राजनीति मैंने की नहीं, मुझे आती नहीं। मुझे नौकरी मिल गई, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया, मैं पढ़ाता रहा। फिर मैंने एक साधु के साथ काम शुरू किया। मुझे लगा कि ये आदमी हिंदुस्तान के गरीब, मेरी पीड़ा हिंदुस्तान की गरीबी है, आतंक मेरी समस्या है ही नहीं। जिस दिन कोई ठीक से फैसला कर लेगा, आतंक खत्म करने में 24 घंटे लगते हैं, केवल 24 घंटे। हमें वो भाषा चाहिए जिनके नाम पर आज बोला जाता है। शेख अब्दुल्ला ने बहुत चीख चीख के भाषण दिए थे, मैं शेरे कश्मीर हूं, शेरे कश्मीर। सरदार पटेल ने एक ही जवाब दिया था, शेरे कश्मीर, शेर के रहने की 2 जगह होती हैं, जंगल या पिंजड़ा, बोलो कहां रहना चाहते हो। उसके बाद उसने जीवन भर अपने को शेरे कश्मीर नहीं बताया। बड़ी समस्या गरीबी है। वो आदमी, गरीब आदमी को स्वस्थ करने का एक जागरण अभियान चला रहे थे योग के माध्यम से। मैं उनके साथ जुड़ गया, मैं उनके साथ चला गया। आज लोग उनके आलोचना करते हैं, सभी तो साबुन बेचने लगे, तो तेल बेचने लगे। मेरा कहना यह है, अगर इस देश के व्यापारियों ने अच्छा साबुन बनाया होता तो विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बिकने आया ही नहीं होता, नहीं आया। यानी हम जो सुबह टूथपेस्ट करेंगे उसका पैसा भी विदेश जाएगा। इससे ज्यादा शर्मनाक किसी देश के लिए क्या हो सकता है। पहली बार पेस्पोडेंट और कोलगेट का मुकाबला करने के लिए दंत क्रांति आई, और आज घरों में दंत क्रांति है, पेस्पोडेंट और कोलगेट नहीं है। मैं तो दुआ करता हूं 50 पतंजलि जैसे घराने हो जाएं हिंदुस्तान में। 50, एक बाबा अकेला नहीं, ऐसे 50 बाबा बिजनेस करने लगे जिनका उद्देश्य हो प्रॉफिट फॉर चैरिटी। सारी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान छोड़ के चली जाएंगी और हमारा पैसा हमारे घरों में रहेगा। मैं उनके पक्ष में बोलता हूं, उनके साथ रहता हूं, आज भी रहता हूं। उनके व्यापार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितना काम वो गरीबों की सेवा के लिए करते हैं। हिंदुस्तान का पहला साधु है जिसने 100 करोड़ रुपया भारत सरकार को अब तक दे दिया है। 100 करोड़ रुपया सेना के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, सेवा के प्रकल्पों के लिए 100 करोड़ रुपया बाबा दे चुके हैं। और मैं बोल रहा हूं तो मैं ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूं। मैं पक्ष में बोलता हूं और उनके रोल पर बोलता हूं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको, चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच का भी मन मांगता हूं, आपका भी। और मैं देखना चाहता हूं कि आकाश भर तालियां कैसी होती हैं। मैंने कहा ना कि आकाश भर तालियों के पहाड़ बनाने की परंपरा बनाने वालों में मैं एक छोटा सा कवि हूं। मैं फिर कोशिश करता हूं कि आप वो आकाश भर ताल पहाड़ फिर बनाएंगे तालियों का। और बहुत सहज पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया। पेट प्रताप फौजदार ताली बजा। मैंने तेरे उन चुटकुलों पर तालियां बजाई जो मैंने समझ में भी नहीं आए। और क्या, साड़ू भाई है तो कर। तूने कहा था जाट और सरदार साड़ू भाई होते हैं।
बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले कविता की सबसे अच्छी लाइन सुनना, सबसे अच्छी लाइन। राहत साहब, आप मेरी नजरों में बहुत बड़े शायर हैं, उर्दू तहजीब का इतना बड़ा नाम है, आप हमें साथ बिठा भी लेते हैं तो हमको ये सम्मान महसूस होता है। मैं राहत जी के पैर छूता हूं, बड़े हैं मुझसे, मैं उनके चरणों में रखता हूं। 2 पंक्तियां मेरी इस कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनना, और समझ जाओ तो बताना कि समझे हो। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, कमाल है, कमाल है। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ। सल्यूट आपको साहब, अभिवादन। भाई साहब कमाल की पंक्ति है ये, वाह 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 वाह, अभिवादन करता हूं। दोबारा पढ़िए इसे एक बार, वाह वाह। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता, अब मेरा तेवर बोलता है जो मूल हरिओम पंवार है, आपको वो दिखाता हूं जो मूल हरिओम पंवार का तेवर है। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, हमने कई अच्छा, कोई आदमी राजनीति में रह के ये लिख सकता है कि जो मैं सुनाने जा रहा हूं सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलके सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी मुझे दवाइयां बहुत खानी पड़ती हैं। उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा। और मैं किस हद तक क्रोध कर लेता हूं सुरेश अवस्थी जी, मेरे क्रोध की सीमा देखना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, जिस जोश में पढ़ रहा हूं उसी जोश में तालियां चाहता हूं सदन की। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। वाह 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 वाह, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का अंतिम छंद सुनना, अंतिम, जिसके लिए मैंने बहुत अच्छा है। आदरणीय प्लीज सर बैठ जाए, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाइए। देखिए, मुझे ठीक से समझना हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, मुझे जिनको ठीक से समझना है वो कुछ सुन ले। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। और श्रद्धेय महेशन शर्मा जी, आपको समर्पित करता हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तन करड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं। अंतिम छंद सुन लीजिए। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। चुनाव किन नारों पे लड़े, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए।
देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ क्या कर जाओ साहब। मेरी 12 लाइन है। कोई भी सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी और पार्टी की हो, ये मेरी 12 मांग पूरी कर दे, मैं कविताएं लिखना छोड़ सकता हूं, हिमालय चला जाऊंगा, लेकिन ये चाहता हूं ये मांगे पूरी हों। एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूं जनता की ओर से, भारत सरकार के सामने। आपको लगता है कि ये मांग हमारी है, जनता की है, तो एक एक पंक्ति में एक एक मांग है, समर्थन मांगता हूं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह 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 वाह, इतनी तालियों से नहीं होने वाली साहब, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से, 1 साल में कर रहे थे, अभी एक मुकदमा दायर नहीं हुआ किसी के खिलाफ। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसान, भूखे मरते हुए। तीसरी मांग बहुत ध्यान से सुनना, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। बहुत अच्छे। लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, मां बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को ऐसा कुछ कर जाओ पूरा। अंतिम पंक्तियां सुनना, मैंने पूरी कविता में कहीं पक्षपात नहीं किया, आखिरी पंक्ति में थोड़ा सा है, इतना तो भारत में चलता है। नहीं ठीक है भाई साहब, वो पक्षपात प्रवीण का कहना है ठीक है, तो फिर मैं चलो मैं अपनी बात वापस लेता हूं, ठीक ही होगा, प्रवीण ने कह दिया तो ठीक ही होगा, क्योंकि ये हिंदी का आदमी है, मैं हिंदी का आदमी हूं ही नहीं, बस मैं थोड़ा इन लोगों से पढ़ा लिखा ज्यादा हूं। अरे आप इस बात पे हंस रहे, मैं सचमुच ज्यादा पढ़ा लिखा, मैंने 20 साल पहले LLD कर ली थी, जिसके बाद कोई कानून में पढ़ाई नहीं है। इस सुरेश अवस्थी ने पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने LLD की, तो मुझसे कहने लगा आप B.Ed नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्होंने केवल B.Ed की थी। वैसे तो बात भी ठीक है, पंडित लोग गलत थोड़ा ही बोलते हैं, पढ़ाना ही था, अगर भाई पढ़ाना था B.Ed करके प्राइमरी में पढ़ा लेता, प्रताप फौजदार की तरह, वो भी तो प्राइमरी में पढ़ाता है, बस उससे कोई पढ़ने नहीं आता। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। आखिरी पंक्तियां लिखने के लिए मैंने पूरी कविता आपको सुनाई, मन से सुनिए और आखिरी एक पंक्ति को साथ ले जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। बहुत अच्छे। अगर ये नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, तो धरती पर दिखना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री सचमुच दिल से सबका साथ और सबका विकास चाहता है। कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, भेदभाव होगा भी नहीं। ये अगर यकीन आ जाए तो फिर क्या है, फिर तो घोषणा कर देना नहीं चुनाव होंगे, ये भी मान लेंगे। लेकिन ये तो सिद्ध करे कोई राजा कि वो सचमुच दिल से सबका साथ सबका विकास चाहता है। अगर वो सबका विकास चाहता है तो जो भूखा मर रहा है बच्चा, उसकी रोटी का इंतजाम पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए उसका। 3 लाख लोग इस देश में भूख से मर जाते हैं और ये देश वैभव की अट्टालिकाओं पे चलना जा रहा है। ये 5 स्टार होटल, ये दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई हिंदुस्तान नहीं है। आपने घोषणा कर दी 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, शहर तो स्मार्ट है ही, 1000 गांवों को स्मार्ट सिटी बनाओ तो हिंदुस्तान की आत्मा स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है,
सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारा, श्रद्धेय महेश जी आपको समर्पित करता हूं, अंतिम पंक्तियां सुन लीजिएगा। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो। ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार, सच्चा है अपना प्यार तो क्या बहुत अच्छे।